So student, today we are going to start the pathology of your respiratory system and it's very important pathology. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पैथोलॉजी है बच्चों इसकी, और इंशाल्लाह आप पढ़ोगे ना आपको मजा आएगा कि वाकई यू आर गोइंग टू बिकम अ डॉक्टर एंड यू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट द ह्यूमन बॉडी। तो इंशाल्लाह आज मैं कोशिश करूंगा, लेक्चर थोड़ा सा लंबा होगा इसलिए आप जरा कोई मुझे ये ना कि सर मेरे मैथ्स का टाइम हो गया, ठीक है। ये लेक्चर आपका कंप्लीट जब तक नहीं होता किसी बंदे ने यहाँ पर लेफ्ट नहीं करना। मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, मैं लास्ट पे फिर अटेंडेंस लूंगा। तो इसके अंदर आज हमने 4 टॉपिक डिस्कस करने हैं, ठीक है जी। छोटे छोटे होंगे बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इंशाल्लाह आप देखोगे कि हमने काफी सारे जो नए कंसेप्ट हैं ना उनके इनके साथ रिलेट किया है। तो बच्चों जो सबसे पहले हमारे पास रिस्पायरेटरी सिस्टम के अंदर, अच्छा मैं आपको एक और चीज यहाँ पर रिकमेंड करूंगा, रिस्पायरेटरी की जो पैथोलॉजी ना आपने पैथोमा से भी रीड करनी है एक दफा, क्योंकि उसके अंदर ना मैंने देखा था कि 2 से 3 जो टॉपिक्स है ना वो न्यू टॉपिक्स हैं उसके अंदर, जो आपकी फर्स्ट एड के अंदर नहीं है मेंशन। तो अब उनको ना रीड कर लीजिएगा एटलीस्ट। बाकी जब मैं पैथोमा पढ़ाऊंगा तो मैं आपको ना जो रह जाएंगे वो भी कवर अप करवा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों हम स्टार्ट करते हैं आज रिस्पायरेटरी की जो पैथोलॉजी है, और उसमें जो सबसे पहला हमारा टॉपिक है डेट इज अ साइनोसाइटिस, ठीक है जी। यहाँ जिसको हम क्या कह रहे हैं, रीनोसाइनोसाइटिस। अब सबसे पहले रीनोसाइनोसाइटिस का मतलब क्या है कि सर अगर मेरी साइनोसिस के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाए तो उस कंडीशन को मैं क्या कहता हूँ, साइनोसाइटिस कहा जाता है। और इसके लिए हम रीनो का वर्ड क्यों यूज करते हैं बच्चों, रीनो का मतलब होता है नोज से रिलेटेड। आपने अक्सर सुना होगा इसने रीनोप्लास्टी करवा लिया, जैसे बहुत सी रशियन जो फीमेल्स हैं वो रीनोप्लास्टी करवाती हैं, ठीक है। तो रीनो का मतलब हमेशा होता है रीनो नोज से रिलेटेड, एंड रीनो साइनोसाइटिस का मतलब क्या है कि हमारी नोज के अंदर जो साइनोसिस पड़ी है जब उनके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाए, सो दैट्स कंडीशन इज आल्सो कॉल्ड द साइनोसाइटिस। अगर आप इसका कंप्लीट वर्ड यूज करो तो हम इसको रीनोसाइनोसाइटिस कहेंगे, ठीक है। बच्चों इसकी पैथोलॉजी की तरफ जाने से पहले आई वांट टू डिस्कस हियर सम बेसिक एनाटॉमी ऑफ योर नेजल कैविटी, ठीक है बच्चों। तो आपको ना सबसे पहले आपके जो 4 इंपॉर्टेंट साइनोसिस हैं इनके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है जी। सबसे पहले हमारी जो नेजल कैविटी के साइनोसिस हैं, वैसे तो ये ईएनटी के अंदर हमने बहुत डेप्थ में ये सारी चीजें पढ़नी है, बट यहाँ पर आपको एटलीस्ट जो कुछ बेसिक बातें ना उनका आइडिया जरूर होना चाहिए। सर हमारे पास होती हैं 4 साइनोसिस। कितनी साइनोसिस हैं? 4 साइनोसिस। और सबसे पहले साइनोसिस का मतलब क्या होता है सर? साइनोसिस हम कहते हैं नेजल कैविटी, या हम कहते हैं कि एम्प्टी स्पेसिस। साइनोसिस से क्या मतलब है, यहाँ पर आप ऐसे समझ लो, एम्प्टी स्पेसिस या कैविटीज। तो यहाँ पर अगर हम 4 टाइप की डिफरेंट मैं आपको साइनोसिस डिस्कस करवाऊंगा, और जो हमारे पास क्या होती है कैविटीज होती है हमारे इस नेजल एरिया के हैं, ठीक है बच्चों। उसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फ्रंटल साइनोसिस का, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साइनस। और साइनस का मतलब डॉक्टर यमीन क्या है, एम्प्टी स्पेस, या कहते हैं कि हम कैविटी, कैविटी तो हमेशा एम्प्टी ही होती है। तो यहाँ पर जो एम्प्टी स्पेसिस आपकी नेजल कैविटी के अंदर बच्चों ये 4 टाइप्स की होती हैं। सबसे पहले होती है फ्रंटल साइनस, ठीक है जी। फ्रंटल साइनस का आपने लोकेशन याद रखनी है, ये देखो ये है आपकी फ्रंटल साइनस। जो आपके फोर हेड का ये आगे वाला एरिया है, यहाँ पर आपका फ्रंटल साइनस प्रेजेंट होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब आपको फ्लू होता है ना, तो आपको जो आपकी मतलब फेस का ये नेजल एरिया है ना, फ्रंटल साइनस वाला, वहां पर आपको मतलब कोई म्यूकस अकेमुलेशन या उस एरिया के अंदर आपको हेडेडनेस फील होती है, ठीक है। तो वो मैं आज आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है जब आपको फ्लू होता है या नेजल कंजेशन होती है, तो उसकी वजह से आपका ये जो फ्रंटल साइनस है इसके अंदर आपको मतलब पेन या रेडनेस क्यों फील होती है, ठीक है। तो बच्चों पहला साइनस कौन सा है, फ्रंटल साइनस। पहला साइनस है फ्रंटल साइनस। मोस्ट इंपोर्टेंटली बच्चों आपने इसकी लोकेशन याद रखनी है। द सेकेंड वन इज द एथमोइडल साइनस। सेकेंड वन बच्चों कौन सा साइनस है, एथमोइडल साइनस। और एथमोइडल मैं अक्सर पता हूँ कैसे इसको याद रखना है, एथमोइडल याद रखना अपने आई से। आई भी ई से स्टार्ट होता है और एथमोइडल भी ई से स्टार्ट होता है। जो आपकी आईज के करीब साइनस है वो आपका एथमोइडल होता है। तो कितना इजी मीजी हो गया हमारे लिए कि एथमोइडल कहाँ पर होगा सर, बिल्कुल आईज के करीब है। यहाँ पर आपकी छोटी छोटी एथमोइडल साइनोसिस होती हैं। तो नंबर 2 पे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एथमोइडल साइनस। बच्चों चारों साइनोसिस के आपको नाम पता होने चाहिए, जो इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। एथमोइड साइनस, और एथमोइड साइनस की लोकेशन क्या है, फ्रंटल की हमें पता चल गया कि जो आपका फ्रंट एरिया है। एथमोइडल का हमें पता चल गया कि एथमोइड ई है सर, तो आई आई की जो करीब होगा उसको हम एथमोइडल साइनस कहेंगे। नंबर 3 दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेटेड विद पैथोलॉजी, वो है आपके पास मैक्सिलरी साइनस, जिसमें सबसे ज्यादा कंजेशन होती है।
ये हमारे पास है मैक्सिलरी साइनस, जिसका एरिया कौन सा बच्चों, ये वाला है, ठीक है। तो जो सबसे बड़ा एरिया हमारे पास कवर किया जाता है ना, वो आपका ये मैक्सिलरी साइनस करता है। और अगर बच्चों आपने एक और चीज नोटिस करनी है, यहाँ पर सबसे डाउन साइड की तरफ आपके पास कौन सा साइनस है, वो भी मैक्सिलरी साइनस। सबसे देखो नीचे, सबसे नीचे आपका कौन सा साइनस है, मैक्सिलरी साइनस है। तो इसीलिए जो मोस्ट कॉमनली आपके साइनस की कंजेशन होती है ना, जिस एम्प्टी स्पेस के अंदर फ्लूइड इकट्ठा होता है या म्यूकस होता है, वो भी आपका मैक्सिलरी होता है, ठीक है। बिकॉज ये ग्रेविटी की वजह से, आगे हम डिस्कस करते हैं। तो नंबर थर्ड इज कौन सा हमने साइनस याद करना बच्चों, मैक्सिलरी साइनस, मैक्सिलरी साइनस। फिर बच्चों हमारे पास आता है लास्ट वन, लास्ट वन कौन सा है सर, स्फिनोइड साइनस। लास्ट वन इज द स्फिनोइड। और ये हमारा, मैंने इसको याद किया हुआ सुनना, जैसे होता है ना कि हमारे सुनने के लिए हमें ईयर्स की जरूरत होती है, और जो आपके ईयर्स के पास होता है वो कौन सा, स्फिनोइडल साइनस है, ठीक है। अब देखो जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ ना, तो बड़ा हमें इजी लगता है, अच्छा ये फ्रंटल है, ये एथमोइडल है, ये मैक्सिलरी है, या ये स्फिनोइडल है। बट जब बच्चों जब क्वेश्चंस आते हैं, जब हम बाहर में डिस्कस करते हैं ना, तो ये मिक्सअप हो जाते हैं। इसीलिए ये डिफरेंट टाइप्स की मैं आपको टेक्निक साथ साथ बता देता हूँ। फ्रंटल का फ्रंटल है, एथमोइडल का आई के करीब, मैक्सिलरी जो सबसे मेजर है, चलो आप ऐसे भी याद कर सकते हो, मैक्सिलरी जो सबसे मेजर है, स्फिनोइडल जो सुनना मतलब कि जो ईयर के करीब है, वो आपका स्फिनोइडल है। ओ माय गॉड सर, इट्स वेरी इजी राइट नाउ। तो आपका जो चौथा साइनस है, जो एम्प्टी स्पेस है बच्चों, वो है स्फिनोइड साइनस। और ये तमाम साइनोसिस क्या है सर, एम्प्टी स्पेसिस हैं, ये एम्प्टी स्पेसिस। और इन एम्प्टी स्पेसिस के अंदर देखो, ये कोई एम्प्टी स्पेसिस ये नहीं कि इनका कोई काम नहीं है, इन एम्प्टी स्पेसिस के बहुत सारे काम होते हैं। इनके अंदर हमारे पास होते हैं म्यूकस ग्लैंड्स, यहाँ पर म्यूकस ग्लैंड्स भी होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास होते हैं डिफरेंट टाइप्स के सेल्स। वो सेल्स आपको हेल्प करते हैं, जो आप एयर लेके जाते हो ना अपने लंग्स के अंदर, इस एयर को मतलब कि सबसे पहले तो इसको क्लीन करने के लिए, उसके अलावा इसको ह्यूमिडिफाई करने के लिए, ह्यूमिडिफाई, तो इसको ह्यूमिडिफाई करने के लिए भी हमें किसकी जरूरत पड़ती है बच्चों, यहाँ पर जो आपकी नेजल कैविटी के अंदर, यहाँ ये आपकी जो नेजल कैविटीज होती है, ठीक है बच्चों। ये चीज आपने यहाँ पर याद रखनी है कि एम्प्टी स्पेसेस के अंदर डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं, इवन तो इन सेल्स के ऊपर हेयर्स भी होते हैं जो डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेते हैं। इसके बाद आपने एयर को वार्म करना होता है, उसके लिए हमारे पास यहाँ पर सेल्स मौजूद होते हैं। वो पता है वार्म कैसे करते हैं, या जो उसको ह्यूमिडिफाई कैसे करते हैं। आपको पता है मॉइस्चर, एयर के अंदर मॉइस्चराइज जब एयर होती है ना, उसमें आपके पास वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं। तो वो जो हेयर पार्टिकल्स आपकी नेजल कैविटी के अंदर सेल्स के अंदर मौजूद होते हैं ना, वो उन जो वाटर के ड्रॉपलेट्स होते हैं ना, उनको वहां से एयर से निकाल लेते हैं। तो जब आप एयर से वाटर ड्रॉपलेट्स को निकाल दोगे, तो वो एयर वार्म हो जाती है, वो ह्यूमिडिफाई हो जाती है। फिर ह्यूमिडिफाई एयर आपके लंग्स के अंदर जाती है। अगर किसी पेशेंट के अंदर मसला है कि उसके वो वाले हेयर्स प्रेजेंट हैं, या जो ये सेल्स है जो मॉइस्चराइज करते हैं या वार्म करते हैं हमारी एयर को, या उसको फिल्टर करते हैं, अगर बच्चों ये ना प्रेजेंट हो, तो उन लोगों को बार बार लंग इंजरी, बार बार नमोनिया, ये वाली सिम्टम्स आती हैं, ठीक है। तो दीज साइनोसिस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द फिल्ट्रेशन, in the warmness of the air, and to prevent the different types of the infection that can occurs into your nasal cavity and as well as into your lungs। तो ये चीज आपने यहाँ पे याद रखनी थी। अब देखो बच्चों, होता क्या है कि आपकी ये जो स्फिनोइडल साइनस, ये जितनी भी साइनोसिस है, इनके अंदर मैंने कहा था म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं, और वो म्यूकस ग्लैंड जाहिर बात है म्यूकस को सेक्रेट करते हैं। और वो जो सारा म्यूकस होता है, जो वाटरी मटेरियल होता है, वो इन साइनोसिस से निकल कर, देखो लेट्स सपोज अगर ये मेरी एक साइनस है, ठीक है, इसके अंदर ये म्यूकस ग्लैंड्स हैं, एंड देन आई हैव एन अदर साइनस, यहाँ पर भी म्यूकस ग्लैंड्स हैं। तो बच्चों ये म्यूकस ग्लैंड क्या करते हैं, ये आपको पता सेक्रीशंस करते हैं। अब आपके साइनोसिस से ये जो सक्रीशन निकल रही हैं आगे ये क्या करेंगे, ये स्पेसिफिक एरियाज के अंदर आपका ये जो नेजल कैविटी ना, यहाँ पर नोटिस करो, मैंने इसलिए इसकी यहाँ पर ना एनाटॉमी आपको अच्छे से दिखा दी, नोटिस कीजिएगा। क्योंकि हमें पता है कोई साइनस हमारे पास यहाँ पर है, कोई यहाँ पर है, कोई यहाँ पर है। तो वो जो डिफरेंट साइनोसिस होते हैं ना, वो अपने म्यूकस को कहाँ पर सक्रिएट करते हैं, उसके लिए बच्चों हमारे पास क्या होती है, स्पेसिफिक एरियाज होते हैं आपकी नेजल कैविटी के अंदर। अगर आप नोटिस करो तो ये आपका फ्रंटल एरिया है, ये आपके पास फेस का एरिया, ये आई वाला एरिया, बट ये जो सेंट्रलाइज है ना, जो हमारा नेजल कैविटी का असल में एरिया है, तो इस सेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर हमारे पास डिफरेंट मीटर्स होते हैं, या डिफरेंट आपको कह लो कि चैनल्स होते हैं।
ये जो डिफरेंट चैनल्स आपकी इस नेजल कैविटी के अंदर बच्चों प्रेजेंट होते हैं, इनको हम कहते हैं मीटसिस या मीटस सिंपल इसको कहा जाता है। मीटस आपने 3 मीटस के नाम याद रखने। सबसे पहले सुपीरियर मीटस होता है, इसके बाद हमारे पास सर मिडल मीटस होता है, और इसके बाद क्या होता है बच्चों, इंफीरियर मीटस होता है। और मीटस क्या है सर, ये चैनलाइज सिस्टम है जिसके अंदर जो साइनोसिस हैं वो अपनी म्यूकस सक्रीशन करते हैं। अगर आपके किसी भी मीटस के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए तो हमारे पास उन साइनोसिस के अंदर जो स्पूटम है या जो म्यूकस है वो अकेमुलेट हो जाएगा, आपको कंजेशन हो जाती है। तो मीटस मैं इसकी डिफाइन भी अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर लिख देता हूँ। आपकी बॉडी में बच्चों डिफरेंट टाइप्स के ये मीटस होते हैं, ये डिफरेंट चैनलाइज सिस्टम्स होते हैं जो हमें डिफरेंट सक्रीशंस को मतलब के पाथवे प्रोवाइड करते हैं। देखो ना, अगर लेट्स सपोज आपके फ्रंटल एरिया, यहाँ से मैंने म्यूकस को आपके नोज से बाहर निकालना है, नोस्ट्रिल से बाहर निकालना है, तो मैंने पहले फ्रंटल साइनस के एरिया से पकड़ना है उसको, म्यूकस को, वो आपके पास मीटस में आएगा, फिर मीटस से नोस्ट्रिल में आएगा, फिर हम नोस्ट्रिल से इसको रिलीज करते हैं। ठीक है, तो मीटस इसको हम कहेंगे well developed channelized system, well developed channelized system that helps to provide pathway to nasal cyanosis secretions, के साइनोसिस से जितनी भी सक्रीशंस हुई हैं उनको पाथवे कौन प्रोवाइड करते हैं, आपके ये मीटस। और फिर वो मीटस हमारे पास यहाँ से सारी कंजेशन कहाँ पर आएगी, आपके इस नोस्ट्रिल्स में, और नोस्ट्रिल्स फिर हम क्या कर देते होते हैं, उसको इजीली एक्सक्रीट कर देते हैं। सो स्टूडेंट, यू शुड नो द 3 इंपॉर्टेंट मीटस, सुपीरियर मीटस, इंफीरियर मीटस एंड द मिडल मीटस। ये आपको तीनों के नाम याद होने चाहिए। ऊपर वाला मीटस है जो एक चैनलाइज सिस्टम है, ये हमारे पास मिडल वाला है, और ये मेरे पास क्या है, इंफीरियर वाला। उन सब का काम क्या बच्चों, इन सब के अंदर हमारे साइनोसिस ने अपनी सक्रीशंस करनी है। इसके अलावा ना आपने ये एक छोटी सी सक्रीशन को जरा देखिएगा। वैसे में ईएनटी के अंदर हमने इसको बहुत डेप्थ के अंदर पढ़ना है, इनकी लेंथ पढ़ेंगे, इनकी पोजीशंस पढ़ेंगे, इनके बॉर्डर्स पढ़ेंगे, ठीक है। बट अभी हमारा वो वाला ना पोर्शन नहीं है अभी फिलहाल। ये आपने ना छोटी सी ये डक्ट की ना ओपनिंग याद रखनी, ठीक है। ये ओपनिंग में आगे जाके आपको ट्यूमर्स के अंदर दोबारा डिस्कस करूंगा। अब आते हैं बच्चों हमारे रीनो, आपको साइनोसिस का पता चल गया सर, फ्रंटल साइनोसिस है, एथमोइडल है, मैक्सिलरी है एंड द स्पिनोइडल है, एंड एज वेल यू नो द लोकेशंस ऑफ दो स्पेसिफिक साइनोसिस। और फिर आपको मीटस का पता है जिनके अंदर साइनोसिस ड्रेन करते हैं, सुपीरियर मीटस, मिडल मीटस एंड द इंफीरियर मीटस। अब जो हमारा नेक्स्ट मकसद है ना बच्चों, वो हमने ये बात डिस्कस करनी है कि कौन सा साइनोसिस जिसके अंदर सबसे ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन होती है, और कौन सा साइनोसिस किस मीटस के अंदर ड्रेनेज करता है। और उसके बाद देखेंगे जब आपको फ्लू हो जाता है तो वो कौन से वायरसेस या कौन से बैक्टीरियाज वो फ्लू आपको या इन्फेक्शन काज करते हैं, ठीक है, वायरल इन्फेक्शन। डिस्कस करते हैं सर, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द साइनस ड्रेनेज इनटू द नेजल कैविटी। तो समझ आई, साइनोसाइटिस का क्या मतलब है कि सर अगर मेरे पास नेजल कैविटी के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए और उस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जो साइनस का ड्रेनेज था वो ड्रेनेज को ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, तो जब साइनस के ड्रेनेज को ऑब्स्ट्रक्शन आएगी तो हमारे जो साइनोसिस होगी वहां पर क्या हो जाएगी, कंजेशन, वहां पर फ्लूइड या म्यूकस वहां पर इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। तो फिर उसकी वजह से बच्चों क्या हो जाती है, इन्फ्लामेशन, दैट इज कॉल्ड द साइनोसाइटिस। साइनोसाइटिस याद रखिएगा, ये आपको ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से होता है। जब आपकी निजी, मैंने आपको पूरा पाथवे प्रोवाइड कर दिया ना, जैसा हमने डिस्कस किया कि सर साइनस साइनस रिलीज करता है म्यूकस या वाटरी म्यूकस, आपका ज्यादातर वाटरी होता है म्यूकस, और ये म्यूकस कहाँ पर जाएगा, मीटस के अंदर, और फिर नेजल से कहाँ पर जाएगा, हमारे पास नोस्ट्रिल्स के अंदर, और फिर नोस्ट्रिल से आपको पता है ना कि हम वो जो म्यूकस होता है ना उसको नाक के जरिए बाहर निकाल देते हैं। अब अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए आपके इन मीटस के अंदर, मैं कहता हूँ यहाँ पर लेट्स सपोज ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, तो आपका ये जो म्यूकस है बच्चों, ये म्यूकस कहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा, साइनस के अंदर इकट्ठा हो जाएगा। तो जब म्यूकस या जो वाटरी प्रोडक्ट्स हैं साइनस के अंदर इकट्ठी हो जाएंगी, सो दे स्टार्टेड टू इन्फ्लेम दैट स्पेसिफिक साइनोसिस, ठीक है। तो सर ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द साइनस ड्रेनेज इनटू द नेजल कैविटी, तो जब ये ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी तो इसकी वजह से क्या होगा, इन्फ्लामेशन एंड द पेन ओवर द अफेक्टेड एरिया। तो जो बच्चों आपका साइनस के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन होगी, जिस साइनस के मीटस के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन होगी, उस साइनस का जो एरिया होगा, देखो लेट्स सपोज अगर मुझे फ्रंटल साइनोसाइटिस होता है
तो मेरा जो फ्रंटल वाला एरिया ना, यहाँ पर हेडेडनेस होगी, इन्फ्लामेशन होगी, यहाँ पर आपको पेन फील होगी। ठीक है, ये चीज आप यहाँ पे याद रखें। अब नेक्स्ट आता है आपके एमसीक्यूज की लाइन कि कौन से साइनोसिस हैं जो ज्यादातर ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं और वो उनका रीजन क्या होता है। तो काइंडली देखिएगा, टिपिकली अफेक्ट्स द मैक्सिलरी साइनोसिस। हमारे पास जो ज्यादातर साइनोसाइटस होता है वो हमारे मैक्सिलरी साइनोसिस के अंदर होता है। अब मैक्सिलरी साइनोसिस के अंदर ऐसा क्यों होता है, काइंडली इधर जरा थोड़ा सा मुझे आपकी अटेंशन की जरूरत है। बच्चों देखिएगा, जो आपका मैक्सिलरी साइनस है ना, मैंने आपको कहा था ये डाउन साइड की तरफ है, देखो ये यहाँ पर नीचे साइड की तरफ है। तो जब इससे यहाँ इसने अपनी सेक्रीशंस करनी है ना म्यूकस की, तो इसने अबव साइड की तरफ करनी है, ऊपर वाली साइड की तरफ करनी है। इसका मेटस जो है ना, जो चैनल आई सिस्टम है वो ऊपर की तरफ है। तो इसको जो काम करना पड़ता है बच्चों, वो ग्रेविटी के अगेंस्ट करना पड़ता है। अब देखो साइन जो फ्रंटल है वो तो इजीली ऊपर से हमारे पास नीचे ग्रेविटी की वजह से भी म्यूकस आ जाता है। बट जो मैक्सिलरी होता है ना, मैक्सिलरी अगर लेट्स सपोज मैं कहता हूँ थोड़ी सी भी ऑब्स्ट्रक्शन है ना, तो इस रास्ते में अगर थोड़ी सी भी ऑब्स्ट्रक्शन आएगी ना, तो हमारा जो जो मैक्सिलरी ना, इसमें इन्फ्लामेशन या म्यूकस इकट्ठा होना शुरू हो जाए। क्यों? क्योंकि इसको अगेंस्ट द ग्रेविटी भी काम करना पड़ता है। तो इस वजह से ज्यादातर हमारे जो मैक्सिलरी साइनोसिस है ना बच्चों, ये इन्वॉल्व होते हैं साइनोसाइटस के अंदर। typically affects the maxillary cyanosis which drain against the gravity due to the ostia located superiormedially। देखो सुपीरियर का क्या मतलब है कि वो कह रहे हैं जो इसका ओस्टिया है, जो इसका ओपनिंग पार्ट है वो ऊपर की तरफ है। वो कहाँ पर है? वो इस यहाँ पर अगर डायग्राम के अंदर देखो ना, ये वाली, वो कह रहा है जो इसका मतलब कि इसका ओस्टिया है, जो इसका मीटस है वो ऊपर की तरफ है। तो वो ऊपर होने की वजह से क्या करना पड़ता है, इसको ऊपर की तरफ ड्रेन करना पड़ता है, जिसकी वजह से इसके अंदर साइनोसाइटिस का जो चांस होता है वो सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, ये चीज आज याद रखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, आई गेस यू वर्ड के अंदर भी ये पूछा हुआ है। आगे आते हैं ये देखो फिर वही बात की, रेड एरो पॉइंट्स टू द फ्लूइड फील्ड राइट मैक्सिलरी साइनस। ठीक है, तो ये सारा आपके पास यहाँ पे फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है। और ये फ्लूइड क्यों इकट्ठा हो रहा है, इसका मैं अभी आपको रीजन भी बताऊंगा। एक तो ग्रेविटी है, दूसरा इन्फेक्शन भी होता है इसका रीजन। अब जो मैं आपको बार बार एक ही चीज के ऊपर एम्फेसाइज कर रहा था, वो मैं आपको बता रहा था कि कौन से मीटर्स ने, कौन से साइनस ने किस मीटर्स के अंदर बच्चों ड्रेनेज करना होता है। तो सबसे पहले हमारे पास कौन सा मीटर्स था? सुपीरियर मीटर्स। हमने यहाँ पर डिस्कस किया था ना कि सबसे आपका ये वाला मीटर्स आ रहा है, ये सारा आपका सुपीरियर मीटर्स है जो मैं यहाँ पर ड्रा करूँ। अब हमने देखना कि सुपीरियर मीटर्स के अंदर कौन से साइनोसिस ड्रेनेज करते हैं। तो बच्चे यहाँ पर आपने इन साइनोसिस के नाम याद रखने, बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आता है इनमें से। आपका सुपीरियर मीटर जो सबसे ऊपर है, इसके अंदर ड्रेन करता है पोस्टीरियर एथमोइड, और सिंगल सिर्फ यही कर रहा है जो सुपीरियर है बच्चों। इसके अंदर कौन, सुपीरियर मीटर्स के अंदर सिर्फ आपका जो पोस्टीरियर एथमोइडल है, देखिएगा जरा, ये हमारे पास एथमोइडल था ना, ये कॉर्नर वाला। तो एथमोइडल किसके अंदर ड्रेन कर रहे हैं? हमारे सुपीरियर मीटर्स के अंदर, यहाँ पर। तो चलो मैं यहाँ पर बना भी देता हूँ। लेट्स सपोज ये मेरे पास एथमोइडल है, ये कौन सा हमारे पास, लेट्स सपोज ये एथमोइडल है, और ये एथमोइडल किसमें ड्रेन करते हैं? हमारे सुपीरियर के पास। देखो कॉमन सेंस की भी बात है कि एथमोइडल जो ऊपर वाले एरिया के अंदर है, ये हमारे पास स्पिनोइडल वाला था। एथमोइडल हमारे पास यहाँ पर है, तो वो इजीली ड्रेन कर देता है सुपीरियर मीटर्स के अंदर। तो ये बात आपने यहाँ पर याद रखनी। ठीक है, सुपीरियर मीटर्स बच्चों, सुपीरियर मीटर्स में पोस्टीरियर एथमोइड साइनस क्या करता है? अपना ड्रेनेज करता है। आगे आते हैं मिडल मीटर्स के अंदर। मिडल मीटर्स के अंदर जो दरमियान वाला है, इसके अंदर कौन कौन अपनी सेक्रेशंस को ड्रेन करता है बच्चों? आपका फ्रंटल, आपका मैक्सिलरी और एंटीरियर एथमोइडल। बच्चों जो एथमोइडल है ना, ये दो टाइप्स के होते हैं। एथमोइडल साइनोसिस दो होते हैं, एक एंटीरियर जो आगे साइड, आगे वाली साइड की तरफ होता है, एक हमारे पास पोस्टीरियर होता है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा एमसीक्यूज गलत होने का चांस होता है कि हमारे पास जो एंटीरियर एथमोइडल है वो किसके अंदर बच्चों ड्रेन करता है? ज्यादातर बच्चों ने यही याद किया होता है कि एथमोइडल ना सुपीरियर मीटर्स में ड्रेन करता है। बच्चों जो पोस्टीरियर है वही सिर्फ सुपीरियर में करता है, जो एंटीरियर एथमोइडल है वो आपके मिडल मीटर्स के अंदर ड्रेन करता है। और दूसरे नंबर इसको याद रखने का एक और भी तरीका है, मिडल मीटर्स, इसमें मेजर साइनोसिस, मतलब जितने ज्यादातर साइनोसिस है ना, आपका फ्रंटल, आपका मैक्सिलरी, आपका इवन दो एथमोइडल, तीन साइनोसिस तो आपके मिडल मीटर्स में ड्रेन करें। और इसका रीजन भी क्या होता है? क्योंकि आपका जो मिडल मीटर्स होता है ना, ये सबसे बड़ा है, ये देखो इसके पास सबसे ज्यादा टेरिटरी है। और मिडल मीटर्स के अंदर सबसे ज्यादा जो साइनोसिस है ना, आपका देखो फ्रंटल हो गया, ऊपर से ये फ्रंटल आएगा, उसके बाद हमारा यहाँ से मैक्सिलरी आएगा,
एंटीरियर एथमोइडल आएगा, वो ड्रेन करते हैं मिडल मीटस के अंदर, ठीक है। फिर आपके पास बच्चों बचता है एक ही, वो कौन सा है, वो है इंफीरियर मीटस। और इंफीरियर मीटस के अंदर कौन ड्रेन करता है, हमारा नेजोलैक्रिमल डक्ट। यहाँ पर उन्होंने अगर ड्रा की हो तो आई विल शो यू। नेजोलैक्रिमल डक्ट नहीं इन्होंने यहाँ पर नहीं ड्रा की। ये बच्चों नेजोलैक्रिमल जो डक्ट है ना, ये हमारी आइज के अंदर जो लैक्रिमल ग्लैंड्स होते हैं ना, वहां से ये नेजोलैक्रिमल डक्ट निकलती है, नेजो लैक्रिमल डक्ट, जो आपकी आईज से निकलती है। और ये कहाँ पर आके ड्रेन करिए, इंफीरियर मीटर्स के अंदर। और यहाँ पर फिर बात याद आती है बच्चों, आपने अक्सर नोटिस किया हो, आप लोगों ने अक्सर नोटिस किया हो, जब आप कराए करते हो ना, लेट्स सपोज जैसे हम कहते हैं कि उज्बेकिस्तान के बच्चे हैं, वो फर्स्ट ईयर में गए थे वहां पर, उनको घर वालों की बड़ी याद आई, ठीक है, घर के खानों की, बिरयानी की, कौरमे की। तो वो क्या करते थे, तन्हाई में रोते थे, ठीक है। वैसे रो तो अभी तक रहे हैं, और वैसे डॉक्टर सारी जिंदगी ही रोते हैं। तो ड्यूरिंग कराएंगे आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि हम अपने नोज से वहां पर फ्लूइड निकल रहा होता है, तो हमने टिश्यू, वो आंसू साफ करने के बजाय हम क्या कर रहे होते हैं, अपना नोज साफ कर रहे होते हैं, कि वहां से ज्यादा फ्लूइड निकल रहा होता है। जी सर, आज आपने उफ्ता में भी बताया कि क्रेनियल नर्व नंबर 7 सप्लाई करती है। जी जी बिल्कुल। तो यहाँ पर बच्चों जो हमारी नेजोलैक्रिमल डक्ट होती है, ये आपका जो लैक्रिमल ग्लैंड होता है ना, जो आइस के अंदर प्रेजेंट होता है, जिन्होंने लैक्रिमेशन करनी होती है, जिन्होंने टीएर्स प्रोड्यूस करने होते हैं, तो वो जो टीयर प्रोड्यूस करने वाली आपके पास ग्लैंड्स हैं, उनकी नेजोलैक्रिमल वहां से एक डक्ट निकलती है। वो डक्ट आपके इंफीरियर मीटस के अंदर क्या करिए आकर, अपना ड्रेनेज करिए, अपना फ्लूइड यहाँ पर आके निकाल रही है। तो इसी तरह ड्यूरिंग क्राइम इंफीरियर मीटस से क्या आता है, फ्लूइड निकलता है। और आपके नेजल कैविटीज आपने देखा होगा, सबने देखा होगा कि आपके नोज से फ्लूइड निकल रहा होता है या वाटर निकल रहा होता है। और ये चीज आज आज आपको पता चली होगी कि इसका रीजन क्या होता है, दैट इज अ नेजोलैक्रिमल डक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हमने 3 मीटर्स याद कर लिए हैं, अब आप सबने मेरे साथ रिवाइज करने हैं कौन कौन सा मीटर्स है सर। सुपीरियर मीटर्स, जिसके अंदर पोस्टीरियर जो एथमोइड है वो ड्रेन करता है। मिडल के अंदर सारे कर देते हैं यार, सिंपल सी बात है। देखो इंफीरियर है नेजोलैक्रिमल डक्ट, याद रखो। मिडल है मेजर, मतलब सारे साइनोसिस उसमें ड्रेन करते हैं एक्सेप्ट वन के। वो कौन सा है, वो है पोस्टीरियर एथमोइड। वो किस में ड्रेन करता है, वो सुपीरियर मीटर्स में करता है। आई होप सो ये क्वेश्चन जो आपका टॉपिक है ये साथ साथ इंशाल्लाह इधर ही क्लियर हो जाएगा। अब बात आती है सर नेक्स्ट, कि ऐसे क्या रीजंस हैं जिनकी वजह से मतलब हमारी नेजल कंजेशन हो जाती है, या हमें फ्लू हो जाता है, या हमें मतलब कि वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, या जिसकी वजह से हमारे पास लाइट हेडेडनेस या नेजल कंजेशन हो जाती है। बच्चों देखो, अगर आपके पास ये जो मीटर्स हैं, इन एरियाज के अंदर हो जाए इन्फ्लामेशन, यहाँ पर क्या हो जाए, इन्फ्लामेशन हो जाए, सुपीरियर में लगा लो, मिडल में लगा तो सुपीरियर और मिडल में ही होता है, ठीक है। मैं आपको कहता हूँ वायरस क्या, वायरस ने क्या किया, यहाँ पर हमारे सुपीरियर और मिडल मीटर्स के अंदर ना इन्फ्लामेशन काज कर दी। बच्चों जब यहाँ पर इन्फ्लामेशन हो जाएगी, आपने मुझे खुद बताना है, क्या जो आपके साइनोसिस है वो इधर ड्रेन कर पाएंगे अपना फ्लूइड, क्योंकि आगे इन्फ्लामेशन की वजह से क्या हो चुकी है, ऑब्स्ट्रक्शन हो चुकी है। तो जब वायरल इन्फेक्शन हुआ, इन्फ्लामेशन हुआ, साइनोसिस अपना ड्रेनेज नहीं कर पाएंगे। जब वो ड्रेनेज नहीं कर पाएंगे, तो हमारे पास वही जो आपके पास फ्लूइड है वो साइनोसिस के अंदर डिपॉजिट हो जाते हैं, और आपको नेजल कंजेशन भी हो जाती है। समझ रहे? तो यही बात उन्होंने यहाँ पर लिखी है सर, कि एक्यूट रीनोसाइनोसाइटिस के जो आपके साइनोसिस के अंदर इन्फ्लामेशन होती है, मोस्ट कॉमनली काज बाय द वायरसेस। ज्यादातर ये वायरसेस की वजह से होता है, ठीक है, क्योंकि आपकी एयर में ज्यादातर वायरसेस होते हैं, और उनको आप जब इनहेल करते हैं तो सबसे पहले आपकी नेजल कैविटी में जाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट वायरस कौन सा है, रीनो वायरस, ठीक है, जो हमारे पास से रीनोसाइनोसाइटिस करवाता है। अब इससे आगे इन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी है, कि जब आपको एक दफा वायरल इन्फेक्शन हो गया है ना, तो वायरल इन्फेक्शन के होने की वजह से हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, मतलब बैक्टीरिया सुपर इम्पोज कर सकता है। यू वर्ड का बड़ा इंपॉर्टेंट है सिनेरियो ये वाला, मैं आपको साथ ही बता देता हूँ। वहां पर ना पहले पता है वो क्या काज करवाते हैं, वायरल इन्फेक्शन है कि मतलब एक पेशेंट था, उसको 2 हफ्ते पहले नेजल कंजेशन हुई, उसके पास फ्लू की सिम्टम आना शुरू हो गया, लाइट फीवर हुआ उस पेशेंट के अंदर। तो अभी कुछ दिन बाद वो मतलब 24 या 48 घंटे बाद ये सिम्टम खुद ही ठीक हो जाते हैं, ठीक है, कुछ लोगों के अंदर 72 घंटे भी लग जाते हैं। वो कहेंगे 2 हफ्ते पहले उसको ये फ्लू वाली सिम्टम थी, अब 2 हफ्ते बाद पेशेंट आपके पास नमोनिया के साथ आ रहा है, पेशेंट आपके पास नमोनिया की सिम्टम के साथ आ रहा है डॉक्टर साहब। तो फिर आपने क्या बताना है, कि उसको वायरल इन्फेक्शन हुआ था। वायरल इन्फेक्शन होने के बाद जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसका चांस क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि वायरस आपके इम्यून सिस्टम को काफी हद तक सप्रेस कर देते हैं। फिर जो बैक्टीरियाज होते हैं वो अपना काम आके दिखा के आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी काज करवा देते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सिनेरियो है, फ्लू के बाद
निमोनिया हो तो वो ज्यादातर क्या होता है, सुपर इम्पोज्ड इन्फेक्शन होते हैं। तो यही बात उन्होंने यहाँ पर किया, पहले फ्लू इन्फेक्शन हुआ, फ्लू इन्फेक्शन ज्यादातर किसकी वजह से हो रहा है बच्चों, रिनोसाइनोसाइट, ये रिनो वायरस की वजह से हो रहे हैं, और उसकी वजह से रिनो वायरस ने इन्फ्लामेशन काज की, रिनोसाइनोसाइटिस हो गया, नेजल कंजेशन हो गया। उसके बाद आपके पास होता है सुपर इम्पोज्ड इन्फेक्शन। ये बैक्टीरिया के नाम काइंडली नाम भूलिएगा, ये जो 3 बैक्टीरिया को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये सुपर इम्पोज इन्फेक्शन काज करने वाले बैक्टीरिया से। इंशाल्लाह जिस तरह फर्स्ट एड ने आपके सिस्टम्स लिखे हैं ना, हम सिस्टम पढ़ते पढ़ते आपकी 70% माइक्रो भी कर जाएंगे। तो आज हमें पता चला कि रीनो वायरस क्या करवाता है, रिनोसाइनोसाइटिस करता है। और रीनो वायरस के बाद अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो तो वो किन बैक्टीरिया की वजह से होता है बच्चों, हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, मोरक्सिला थेट्रालिस। तो ये 3 बैक्टीरियाज होते हैं जो सुपर इम्पोज इन्फेक्शन करवाते हैं। वैसे स्टेप्टोकोकस ऑरियस भी करवाता है, चौथा अगर आपने लिखना तो आप वो भी लिख लो, ठीक है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट सुपर इम्पोज बैक्टीरियल इन्फेक्शन काज करने वाले बैक्टीरिया के नाम आपने याद रखने हैं। इनको वैसे HSM भी कहा जाता है, सुपर इम्पोज जो बैक्टीरिया है ना, इनको HSM भी कहा जाता है। लिखना तो ये भी लिख लें। आगे आते हैं सर, पैरानेजल साइनस इन्फेक्शन में एक्सटेंड टू द ऑर्बिट्स। अब देखो यहाँ पर ना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इसकी कॉम्प्लिकेशंस, और ये कॉम्प्लिकेशन भी पूछी जाती हैं। ये एनआरई के भी एक एमसीक्यू, मैं आपको बताता हूँ कौन सा एमसीक्यू है एनआरई का। पैरानेजल साइनस इन्फेक्शन, देखो पैरानेजल साइनस का क्या मतलब होता है, पैरा का मतलब होता है विद या साथ। तो यहाँ पर पैरानेजल साइनस मतलब कि हमारे नेजल कैविटी के साथ वाली जो साइनोसिस है ना, उनके अंदर क्या होता है जब इन्फेक्शन होता है, यार वही बात करें, अगर आपको रिनोसाइनोसाइटिस होता है ना, तो यहाँ से जो इन्फेक्शन है वो आपका एक्सटेंड कर सकता है किसकी तरफ, आपके ऑर्बिट्स की तरफ। हमारे पास ऑर्बिट्स होते हैं ना, देखो आपकी आईज के ये वाले ऑर्बिट्स, आपके नेजल कैविटी में इन्फेक्शन है तो ये इन्फेक्शन ऊपर की तरफ एक्सटेंड हो सकता है। उसमें सबसे पहले हमारे पास आते हैं ऑर्बिट्स। ऑर्बिट्स के बाद बच्चों ये इन्फेक्शन एक्सटेंड कर सकते हैं कवर्नस साइनस के अंदर। कवर्नस साइनस कहाँ पर प्रेजेंट है, इस एरिया के अंदर, आपके ब्रेन के यहाँ पर कवर्नस साइनस होता है। इंशाल्लाह पूरा आपको पढ़ाऊंगा मैं जाके न्यूरोलॉजी के अंदर। क्यों सर, का पढ़ा हुआ ना कवर्नस साइनस, जी सर, पढ़ रखा है। क्या होता है कवर्नस साइनस वैसे? सर उसमें कुछ नर्स होती है, थर्ड फोर्थ और सर फिफ्थ की V1 V2 एंड 6 सर, और उसमें मिडल में सर मीडियल साइड इंटरनल कैरोटिड आर्टरी भी होती है वो, और सर उसमें सिंपैथेटिक गैंग्लियंस भी होते हैं, उनके कंप्रेस होने से सर हॉर्नर सिंड्रोम होने के चांस होते हैं। और सर इसका अगर इन्फेक्शन हो जाए तो वो इन्फेक्शन हो सकता है सर, और सर इट कैन बी कंप्रेस बाय पिट्यूटरी एडिनोमा। वेरी गुड। तो यहाँ पर जो कवर्नस साइनस होता है मैडम, बच्चों सबसे पहले आपने बताना है, ये जो साइनस का वर्ड यूज किया जाता है ना, जैसे हमने करोनरी साइनस भी वर्ड यूज किया था, तो ये वो वाले एरियाज होते हैं जहां पर मैक्सिमम डीऑक्सीनेटिव ब्लड ड्रेनेज होता है सबका, समझ रहे हो। तो जो हमने आपके फेशियल एरिया से जितने भी वेन्स है डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके जाती है, और आपके फ्रंटल हेड से जो वेन्स है वो ब्लड आपके इस कवर्नस साइनस में ड्रा करती है। क्योंकि हमने आपके याद है ना, पूरे ब्रेन के हमने साइनोसिस पढ़े थे, कवर्नस साइनस था, फ्रंटल साइनस था, ये पीछे थे पोस्टीरियर साइनस था, और डिफरेंट टाइप्स के हमने साइनोसिस पढ़े थे जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड को ड्रेन करे थे। सबसे इंपॉर्टेंट था कवर्नस साइनस, और ये इस तरह इसलिए भी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये जो इस तरह की एम्प्टी स्पेस होती है ना हमारे पास, इस तरह की जिसमें सारी वेन्स गुजर रही होती है, अपना डीऑक्सीनेटेड ब्लड ड्रेन करती है, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर ना आपकी जो नर्व्स है ना, क्रेनियल नर्व्स 3 4 5 और जो 6 है, इनके 5 के 2 पार्ट्स होते हैं, तो वो नर्व्स आपकी इस एरिया से गुजर रही होती हैं। तो चूंकि हमारे पास डीऑक्सीनेटेड ब्लड देखो ऊपर से जा रहा है ना, तो अगर आपको यहाँ पर वायरल इन्फेक्शन होता है, ये वायरस आपकी वेन्स के अंदर गया, वेन्स कहाँ पर गई, कवर्नस साइनस के अंदर, और फिर कवर्नस साइनस के अंदर बच्चों क्या करवा देती है वहां पर जाके इन्फ्लामेशन, ठीक है, जिसको हम क्या कहते थे, कवर्नस साइनस सिंड्रोम। फिर वो एक वायरल इन्फेक्शन के बाद पेशेंट आता है आपके पास न्यूरोलॉजिकल सिम्टम के साथ, और कौन सी वो सिम्टम्स होती हैं बच्चों, वो हमारे पास आई से रिलेटेड सिम्टम होती है, क्योंकि आपके पास तीसरी नर्व जो होती है वो इन्वॉल्व हो रही होती है, फोर्थ नर्व इन्वॉल्व है, फिफ्थ नर्व इन्वॉल्व है, सिक्स्थ नर्व इन्वॉल्व है। तो ज्यादा आपके पास जो आई से रिलेटेड सिम्टम्स होती है ना, आई की मूवमेंट सही से नहीं होती, विजन के अंदर प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है, तो इस तरह की सिम्टम हमें नजर आती है इन्फेक्शन के बाद। तो ऐसा रीजन क्या हुआ कि साइनोसिस से जो इन्फेक्शन है वो क्या करता है, एक्सटेंड करता है बच्चों आपके ऊपर के एरियाज की तरफ, वो ऑर्बिट्स की तरफ कर सकता है, वो कैवर्नस साइनोसिस की तरफ कर सकता है, ठीक है। फिर हमारे पास आता है ब्रेन का पैरेन्काइमा, कि जो ब्रेन के टिश्यूज हैं उनकी तरफ भी ये हो सकता है, जिसकी वजह से आपको ब्रेन अब्सेस बन सकती है। और इसके अलावा जब हमारे पास बच्चों डीऑक्सीनेटेड आपकी वेन्स के अंदर ही ब्लड चला गया है,
तो ये वेन्स हमारे पास यहाँ पर जाएंगी पोस्टीरियर साइड की तरफ, ये पोस्टीरियर साइनस के अंदर, और इस पोस्टीरियर साइनस से बच्चों आगे आपके पास स्टार्ट हो जाती है क्या, स्पाइनल कॉर्ड का एरिया। तो अगर इन्फेक्शन यहाँ से स्टार्ट हुआ है, वो ऑर्बिट्स में इन्फेक्शन काज कर सकता है, वो आपके कवर्नस साइनस में इन्फेक्शन काज कर सकता है, वो पूरे ब्रेन में इन्फेक्शन काज कर सकता है, ब्रेन एब्सेस बनाते हैं ज्यादातर। और उसके बाद हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है, उसकी जो मेनिंजेस हैं बच्चों, वहां पर भी इन्फ्लामेशन, बैक्टीरिया काज करवा सकता है, ये वायरस जो ऊपर की तरफ एक्सटेंड कर जाए। इसलिए हमने इसको एज अर्ली एज पॉसिबल, अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उसको ठीक करना होता है। नहीं तो ये कवर्नस साइनस सिंड्रोम, हमारे पास मेनिंजाइटिस, सेलुलाइटिस, ऑर्बिटल सेलुलाइटिस, ब्रेन एब्सेस, इनका रिस्क इंक्रीज हो जाता है। ये सबसे मतलब खास इसकी कॉम्प्लिकेशन जो आपने यहाँ पे याद रखें, ठीक है। तो सबसे पहले देखना ऑर्बिटल सेलुलाइटिस, ऑर्बिटल सेलुलाइटिस, मतलब कि यहाँ पर आपके पास जो ऑर्बिटल एरिया है ना, इधर रेडनेस हो जाती है, स्वीयर कलर की रेडनेस। आप में से किसी ने सेलुलाइटिस का पेशेंट देखा हुआ है कि जब वो लेग भी, अगर लेग में सेलुलाइटिस है ना, तो पूरी रेड ही लेग हो जाता है, मतलब कि जो लेग है वो रेड हो जाती है। तो इसकी आइज ऑर्बिट्स यहाँ पर है तो इसकी आइज रेड हो जाती है। इसके बाद है कवर्नस साइनस सिंड्रोम, ठीक है। कवर्नस साइनस सिंड्रोम हो सकता है जब आपके पास कवर्नस के अंदर बैक्टीरिया वहां पर जाकर इन्फ्लेमेशन काज करेगा, नर्व्स को कंप्रेस करेगा, और इसी तरह पेशेंट के अंदर आपको मेनिंजाइटिस भी नजर आ सकता है। बच्चों के अंदर बहुत कॉमन है कि जब उनको वायरल इन्फेक्शन होता है तो उनके अंदर मेनिंजाइटिस का रिस्क बढ़ सकता है। आप में से जो बच्चे ऑब्जर्व करें उनको पता होगा कितने सारे बच्चे जो मेनिंजाइटिस के साथ ही आते हैं, क्योंकि मेनिंजाइटिस काज करने के जो हमारे पास पाथवेज हैं, जो रिस्क हैं, वो बहुत ज्यादा होते हैं। उनमें से आज हमने ये भी डिस्कस कर लिया है कि अगर मुझे वायरल इन्फेक्शन या फ्लू होता है तो मेरी बॉडी के अंदर कवर्नस साइनस सिंड्रोम, मेनिंजाइटिस, सेलुलाइटिस का रिस्क भी इंक्रीज होता है। तो ये काइंडली याद रखिएगा। सो दैट्स ऑल अबाउट द रिनोसाइनोसाइटिस, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट आते हैं सर एपिस्टैक्सिस। बातें सारी क्लियर हैं? काइंडली मेक श्योर करें आपका जो टॉपिक है रिनोसाइनोसाइटिस का क्लियर है। साइनोसिस के नाम आते हैं, जी मीटस के सर। नाम आते हैं, कौन सा किसके अंदर ड्रेन करता है, बैक्टीरिया के नाम पता है, वायरसेस के पता है, उसकी कॉम्प्लिकेशंस का आपको आई होप सो कि इंशाल्लाह पता लग गया। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एपिस्टैक्सिस। एपिस्टैक्सिस बच्चों क्या कहते हैं, नेजल ब्लीडिंग। एपिस्टैक्सिस क्या होता है, आपके अगर नाक से खून निकलना शुरू हो जाए सडनली तो इसको हम कहते हैं एपिस्टैक्सिस। हेमोपेटाइसिस क्या होता है जी डॉक्टर मरियम, व्हाट इज द हेमोपेटाइसिस? उल्टी के जरिए खून आना। हेमेटोमेसिस क्या होता है फिर जी डॉक्टर साहब? हेमेटेमेसिस। हाँ जी, हेमेटेमेसिस। हेमिसिस का वर्ड वोमिटिंग के लिए डॉक्टर साहब इस्तेमाल होता है। अगर आपकी उल्टी में ब्लड आए उसको हेमेटेमेसिस कहा जाता है। हेमोपेटाइसिस का मैं ओके पूछ रहा हूँ। सर। हेमोपेटाइसिस होता है जब आपका स्पूटम जो होता है ना, उस स्पूटम में ब्लड आए। कफ। और फ्यूटम कफ में के ब्लड। जी जी, तो उसका रीजन क्या होता है डॉक्टर साहिबा? हेमोपेटाइसिस का रीजन क्या हो सकता है, डॉक्टर साहबा बताएंगी। सर कोई भी इन्फेक्शन जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस में भी, और मैडम ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट को आपने नमोनिया कभी देखा है उसके स्पूटम में ब्लड आ रहा हो? डिड यू नोटिस? नमोनिया वाले पेशेंट में सर। मैडम इन्फेक्शन की वजह से इतनी जल्दी तो हेमोपेटाइसिस नहीं ना होती। नमूनिया के पेशेंट ज्यादातर किसके साथ आते हैं जी डॉक्टर मिद्दत? रस्टी नमूनिया के, स्प्यूटम के साथ सर। वो रस्टी स्पूटम होता है मैडम। सर सीओपीडी वालों को। सीओपीडी वालों को क्या बात है जी, छा गए जी। तो सीओपीडी वाले पेशेंट्स के अंदर हेमोपेटाइसिस होती है, ठीक है। वो कॉम्प्लिकेशन में आ सकता है, डायरेक्टली नहीं होता। डॉक्टर साहब आप ब्रोंको एक्टेसिस पढ़ा था? जी सर पढ़ा था। ब्रोंकिएक्टेसिस के अंदर मैंने क्या लिखवाया था कि उसकी जो सबसे कॉमन सिम्टम्स में से सिम्टम है वो एक तो उसको रिकरेंट इन्फेक्शन होते हैं, दूसरा अल्सरेशन होती है उसके ब्रोंक्यूल्स के अंदर। जब ब्रोंक्यूल्स के अंदर अल्सरेशन होती है तो वहां से ब्लीडिंग होती है, और उस ब्लीडिंग की वजह से उसके स्पूटम के अंदर ब्लड आता है। इसके अलावा जब आपके पास ये लंग कैंसर्स होते हैं ना, लंग कैंसर्स के अंदर भी हेमेटोपेटाइसिस होती है, आपको हेमोपेटाइसिस होती है। इसके अलावा और भी 2-3 कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो मेरे ज़हन से फिलहाल निकल गए, लेकिन ये मोस्ट कॉमन आपने ये याद रखनी है। निमोनिया वाले पेशेंट्स के अंदर इतनी जल्दी नहीं, निमोनिया फीवर शीवर या स्पूटम या इस तरह के सिम्टम के साथ। आगे आओ बच्चों, एपिस्टैक्सिस फिर क्या हुआ, नोज से अगर सर ब्लीडिंग स्टार्ट होना शुरू हो जाए, दैट इज कॉल्ड द एपिस्टैक्सिस। अब बच्चों एपिस्टैक्सिस की तरफ जाने से पहले आपको ना दो प्लेक्सिस का पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि सर प्लेक्सिस का मतलब क्या होता है। बच्चों प्लेक्सिस हम कहते हैं सम ऑफ 2 और मोर आर्टरीज। प्लेक्सिस क्या है, सम ऑफ 2 और मोर ब्लड वेसल्स
इज कॉल्ड अ प्लेक्सिस, ठीक है। वैसे न्यूरोलॉजिकल भी हो सकता है, जैसे ब्रेकियल प्लेक्सिस होता है ना, लुम्बर प्लेक्सिस, सैक्रल प्लेक्सिस, तो वो हम एक गुच्छे को या सम अप को कहते होते, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारे पास जो प्लेक्सिस होंगे ना, इनको हम वहां पर दो या दो से ज्यादा ब्लड वेसल्स ना मिलके वो एक गुच्छा लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे, जिसको हम प्लेक्सिस कहते हैं, ठीक है। बच्चों, दो प्लेक्सिस के बारे में डॉक्टर साहब आपको जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि आपकी बुक ने सिर्फ एक ही लिखा है, बट आई वांट टू मेक श्योर कि आपको दो प्लेक्सिस का पता होना चाहिए। पहला प्लेक्सिस है जी केजल बैक प्लेक्सिस। कौन सा? कैजल बैक प्लेक्सिस। एंड द अदर वन इज द वुडरफ प्लेक्सिस। वुडरफ प्लेक्सिस। सर, अगर प्लेक्सिस की आप बात कर रहे हैं, सम ऑफ ब्लड वेसल्स की बात कर रहे हैं, तो काइंडली बता भी दें कि जो कैजल बैक प्लेक्सिस है उसमें कौन कौन सी आर्टरीज हैं, और जो हमारे पास वुडरफ प्लेक्सिस है उनके अंदर कौन कौन सी आर्टरीज हैं और उनकी लोकेशन क्या है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले मैं आपको ना कैजल बैक प्लेक्सिस के बारे में बताता हूँ, क्योंकि जब आपको आर्टरीज का पता होगा, जब आपको प्लेक्सिस का पता होगा, उन्हीं प्लेक्सिस के अंदर जब हेमरेज होगा तो आपको नेजल ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो काइंडली ऊपर देखिएगा, मोस्ट कॉमनली जो हमारे पास नोज ब्लीडिंग होती है वो एंटीरियर सेगमेंट ऑफ द नोस्ट्रिल के अंदर होती है, कि आपके नाक का ये जो आगे वाला एरिया है ना बच्चों, यहाँ पर ज्यादातर हेमरेज होता है इन छोटी छोटी ब्लड वेसल्स के अंदर, और उसी की वजह से आपको क्या नजर आता है, वहां पर आपको एपिस्टेक्सिस या नेजल ब्लीडिंग नजर आती है। तो पहला एमसीक्यू तो यहाँ पर सॉल्व हो गया कि अगर मेरे नाक से ब्लीडिंग हो रही है तो पहला उसका रीजन है कि जो आपका कैजल बैक प्लेक्सिस है ना, जो मेरे नाक के आगे वाले एरिया के अंदर जो ब्लड वेसल्स का गुच्छा प्रेजेंट है, अगर उनके अंदर हेमरेज होगा ना, तो उसकी वजह से मुझे मोस्टली एपिस्टेक्सिस इसकी वजह से होता है, ठीक है। और इस प्लेक्सिस को हम क्या कहते हैं? दैट इज द कैजल बैक प्लेक्सिस, और ये हमारे पास कहाँ पर प्रेजेंट है? एट द कॉर्डल सेप्टम, ठीक है। कॉर्डल सेप्टम, ये जो सेप्टम आपके पास प्रेजेंट होता है ना, ऐसा इनके अंदर नोस्ट्रिल के दरमियान जो सेप्टम होता है, और उस सेप्टम के साथ ये नेजल कैजल बैक प्लेक्सिस होता है, ठीक है। अब कैजल बैक प्लेक्सिस के आपको ब्लड वेसल्स के नाम याद होने चाहिए बच्चों। 3 ब्लड वेसल्स के काइंडली नाम याद रखिएगा। सबसे पहले है एंटीरियर एथमोइडल आर्टरी, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास है पोस्टीरियर एथमोइडल आर्टरी, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आती है स्फीनोपैलेटाइन आर्टरी, और इसके बाद हमारे पास आती है ग्रेटर पैलाटाइन आर्टरी, ठीक है। तो इन 4 ब्लड वेसल्स के नाम काइंडली याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। 4 के अगर आप नाम नहीं भी याद रख सकते तो ग्रेटर पैलाटाइन और स्फीनोपैलेटाइन के काइंडली नाम जरूर याद रखिए, ठीक है। और बाकी एथमोइडल है, देखो एंटीरियर एथमोइडल और पोस्टीरियर एथमोइडल है, ग्रेटर पैलाटाइन और स्फीनोपैलेटाइन। ये 4 ब्लड वेसल अगर आप देखो ना, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4, तो बच्चों ये 4 ब्लड वेसल्स की इनकी जो एंडिंग्स है ना, यहाँ पर आके जो मिल रही है आपस में, देखो ये एंडिंग्स इन 4 प्लेक्सिस की, और ये क्या बना रही है? हमारे पास गुच्छा लाइक स्ट्रक्चर, एक ये प्लेक्सिस बना रही है, और इन प्लेक्सिस के अंदर ये आपकी 4 आर्टरीज क्या होती हैं? इन्वॉल्व होती हैं। जब इनके अंदर क्या होता है बच्चों, यहाँ पर हेमरेज होगा ना, इनकी डिस्ट्रक्शन होगी, और उनसे क्या निकलना शुरू हो जाएगा? ब्लड, जिसकी वजह से आपको पेशेंट के अंदर है एपिस्टेक्सिस नजर आती है। तो कैजल बैक प्लेक्सिस के अंदर कौन कौन सी ब्लड वेसल्स होती हैं जी डॉक्टर दरियाब? वेयर इज डॉक्टर दरियाब? कैजल बैक प्लेक्सिस में कौन कौन सी ब्लड वेसल्स होती हैं? ये सर ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी, स्फीनोपैलेटाइन, एथमोइडल, एंटीरियर, पोस्टीरियर और सुपीरियर लेबियल आर्टरी। ठीक हो गया जी। सर ये सारी मिलके हमारे पास क्या बना रही हैं? आपका कैजल बैक प्लेक्सिस बना रही है, ठीक है। कि ये ब्लड वेसल भी यहाँ पर लिखी हुई है, तो इनको आपने याद रखना है। लाइफ थ्रेटनिंग हेमरेज अकर इन द पोस्टीरियर सेगमेंट। ये लो जी, यूवर्ड वालों एमसीक्यूज उठा लो, बार मैंने कहना सर आपने बताया नहीं। जो हमारे पास ज्यादा डेंजरस है ना, देखें एक तो हमारे पास प्लेक्सिस बनता है आगे वाली साइड के अंदर। अब जो इनकी ये पीछे वाली ब्रांचेज है ना, लेट्स सपोज ग्रेटर पैलेटाइन की है या स्फीनोपैलेटाइन की, जो इनकी जो पीछे वाली ब्रांचेज है, अगर इन एरियाज में हेमरेज हो जाए, यहाँ पर हेमरेज हो जाए, इधर हेमरेज हो जाए, यहाँ पर हो जाए, यहाँ पर हेमरेज हो जाए, तो अगर आपको नेजल कैविटी या आपके नोज की पीछे वाली साइड के अंदर यहाँ पर बच्चों ब्लीडिंग होगी ना, तो ये ज्यादा डेंजरस है। ये क्यों ज्यादा डेंजरस है? क्योंकि बच्चों आपका पीछे ब्रेन पड़ा हुआ है, तो ये ब्लड आपके ब्रेन की तरफ ड्रेन कर सकता है, और अगर ये ब्रेन की तरफ ड्रेन करेगा, यू नो दैट इज अ मोर डेंजरस कंडीशन। आपके न्यूरोलॉजिकल स्ट्रक्चर कंप्रेस होंगे, न्यूरॉन्स कंप्रेस होंगी, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आपको पेशेंट के अंदर नजर आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। इवन दो बाजू का तो बहुत ज्यादा जब ब्लीडिंग हो जाए ना आपके ब्रेन के अंदर, सडन डेथ भी पेशेंट की हो जाती है। तो ये चीज आपने याद रखनी है। 2 प्लेक्सिस होते हैं सर, एक हमारे पास होता है कैजल बैक प्लेक्सिस एंड द अदर वन इज द वुडरफ प्लेक्सिस। मैं उसकी भी ब्रांचेस अभी आपको लिखाता हूँ।
जो कैजल ब्लैक प्लेक्सिस है इसके दो सेगमेंट्स है, एक इसका एंटीरियर सेगमेंट्स है, एक इसका पोस्टीरियर सेगमेंट है। एंटीरियर सेगमेंट के अंदर ज्यादातर हेमरेज होता है क्योंकि यहाँ पर ज्यादा सेंसिटिव इसकी ब्रांचेस होती हैं, तो उसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, एंटीरियर सेगमेंट नेजल ब्लीडिंग होती है। दूसरे नंबर पर अगर जो इसका पोस्टीरियर सेगमेंट, ये जो पीछे वाले इसके ब्लड वेसल्स है ना, जो इसकी पीछे वाली ब्रांचेस है, अगर वहां पर हेमरेज हो तो बच्चों वो ज्यादा डेंजरस होगा, वो हमारे ब्रेन की तरफ जा सकता है और फिर पेशेंट के अंदर आपको मल्टीपल कॉम्प्लिकेशन नजर आ सकती हैं। तो ज्यादा डेंजरस पोस्टीरियर वाला है, ज्यादा कॉमन कौन सा है, वो एंटीरियर सेगमेंट ऑफ द कैजल बैक प्लेक्सिस है। ठीक है। स्फीनोपैलेटाइन आर्टरी, ये जो स्फीनोपैलेटाइन आर्टरी बड़ी इंपॉर्टेंट आर्टरी ये वाली, और ये स्फीनोपैलेटाइन आर्टरी के अंदर ज्यादातर ना हेमरेज होता है, इसके अंदर स्फीनोपैलेटाइन के अंदर ज्यादातर हेमरेज होता है। ये आपकी ब्रांच है मैक्सिलरी आर्टरी। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। कॉमन कॉजेज, हाँ भाई क्या क्या कॉजेज हैं कि मेरी इन ब्लड वेसल्स के अंदर हेमरेज हो जाए, तो बच्चों इसके अंदर आपके पास अगर कोई फॉरेन बॉडी आपकी नाक के अंदर चली जाए, तो कोई डेंजरस चीज ना, कोई ज्यादा शार्प जो आपकी आर्टरीज को हेमरेज कर दे, या ट्रियोमा हो जाए। सबसे इंपॉर्टेंट मेरे स्टूडेंट्स काइंडली एक बात याद रखिएगा, एलर्जिक रिनाइटिस, दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। क्या आपको पूछा जाता है कि एक पेशेंट है उसको बार बार एलर्जी हो रही है, जैसे कि कल मुझे किसी स्टूडेंट ने सिनेरियो भी सेंड किया था, और ये 3-4 दिन पहले मेरे पास खुद भी एक सिनेरियो आया था कि उनके अंदर ये एपिस्टेक्सिस होती है, नाक से ब्लीडिंग होती है सर, और वो नाक के अंदर ब्लीडिंग का क्या रीजन है, उनका पीछे रीजन क्या था, एलर्जिक रिएक्शन था। उनको पिछले 5-7 साल से बार बार एलर्जी हो रही है, और एलर्जी होने की वजह से हमारी जो कैपिलरीज है बेचारी सेंसिटिव तो पहले होती हैं, अगर बार बार एलर्जी होगी आप उनको क्या करोगे, बार बार इरिटेट करोगे, तो उनसे हेमरेज का चांस इंक्रीज हो जाता है। तो एलर्जिक रेनाइटिस वाले जो पेशेंट्स होते हैं ना, उनके अंदर एपिस्टेक्सिस हो सकती है। अगर आपकी फैमिली के अंदर किसी को बार बार एलर्जी हो रही है, हर 2 दिन हर तीसरे दिन बाद, तो काइंडली या तो उनकी वैक्सीनेशन करवाएं, या अगर कोई नेजल पॉलिप्स है वट एवर द अंडरलाइंग काज, बच्चे उसको ट्रीट करवाओ, क्योंकि उसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या है भाई, ये एलर्जिक रेनाइटिस की वजह से एपिस्टेक्सिस हो सकती है। तो एपिस्टेक्सिस के क्या क्या कॉजेज हैं, या तो ट्यूमा हो जाए, या फॉरेन बॉडी चली जाए नेजल कैविटी में, या एलर्जिक रेनाइटिस। और एलर्जिक रेनाइटिस सिनेरियो यू वर्ल्ड के अंदर है, काइंडली इसके ऊपर अटेंशन पे कीजिएगा। चौथे नंबर पर सर नेजल एंजियोफाइब्रोमा, वही बात है कि अगर हमारे पास अडल्ट को मेल है, ज्यादातर मेल वाला ये सिनेरियो बताया जाता है कि मेल्स के अंदर जो एंजियोफाइब्रोमास होते हैं ना, मैं आपको ये ट्यूमर्स पढ़ाऊंगा ब्लड वेसल्स के, तो जो अडल्ट मेल होते हैं उनके अंदर ये एंजियोफाइब्रोमा बनने का चांस ज्यादा होता है। तो अगर एंजियोफाइब्रोमा उनकी नेजल कैविटी के अंदर बन जाएगा, तो उसकी वजह से उनके अंदर आपको एपिस्टेक्सिस नजर आता है। तो इसलिए कभी भी अगर नेजल ब्लीडिंग हो रही ना, अगर कोई रीजन आपको पता नहीं है कि पेशेंट के मतलब बैठे बैठे नेजल ब्लीडिंग होना शुरू हो गया, तो ये नेजल एंजियोफाइब्रोमा या एलर्जिक रेनाइटिस या हमारे पास ट्रोमा है, तो इस चीज का काइंडली ख्याल कीजिएगा, ये काजेज याद रखने अच्छे से, ट्यूमा, एलर्जिक रेनाइटिस एंड द नेजल एंजियोफाइब्रोमा। अगर अडल्ट मेल है, और अगर फीमेल है तो फीमेल के ज्यादा एलर्जिक रेनाइटिस की वजह से एपिस्टेक्सिस होता है। ठीक है बच्चों, अब आगे आते हैं सर कैजल बैक प्लेक्सिस जो है, इसके अंदर कौन कौन सी ब्लड वेसल्स हैं, तो उसके लिए उन्होंने बच्चों निमोनिक लिखा हुआ है। उसमें मैं आगे देख रहा था कि यार इसका कोई निमोनिक था, वो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये इसका बच्चों निमोनिक है लेग्स। लेग्स क्या है, लेबियल आर्टरी, एल से, ई से एथमोइडल आर्टरी, जी से ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी, और एस से स्पिनोपैलेटाइन आर्टरी। और काइंडली याद रखिएगा, सबसे कॉमन जो आर्टरी यहाँ पर इन्वॉल्व है वो स्पिनोपैलेटाइन आर्टरी होती है। ठीक है, ये एमसीक्यू था, मैंने शायद कहीं पर पढ़ा हुआ है, तो इसको भी देख लीजिएगा। आगे हमने लिखना है कि सर वुडरफ प्लेक्सिस के अंदर कौन कौन सी ब्लड वेसल्स आती हैं। तो बच्चों वुडरफ प्लेक्सिस में 2 ब्लड वेसल्स के काइंडली नाम लिखिएगा। एक तो स्पिनोपैलेटाइन भी इसके अंदर आती है, स्पिनोपैलेटाइन आर्टरी, and the other one is the ascending pharyngeal artery, ascending pharyngeal artery। ठीक है बच्चों, तो ये होता है वुडरफ प्लेक्सिस, जिसके अंदर स्पिनोपैलेटाइन और असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी इन्वॉल्व होती है। ठीक है, तो अगर स्पिनोपैलेटाइन के अंदर हमारे पास हेमरेज होता है, तो उसमें दोनों प्लेक्सिस इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो कैजल बैक प्लेक्सिस भी है, वो आपका वुडरफ प्लेक्सिस है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास क्लियर हो गया, काइंडली मेक श्योर कर दें एक दफा। एपिस्टेक्सिस क्लियर है डॉक्टर इफ्रा, डॉक्टर तुबा, डॉक्टर कुरातुल्लैन, डॉक्टर शिराज, डॉक्टर क़याम, डॉक्टर फैज, जरियाब, शदाब, जी सर। शजाब, एवरीवन? जी सर। जी, 1-2 मिनट के अंदर कौन मुझे इसका समराइज करके बता सकता है? डॉक्टर किरण या डॉक्टर मरियम या डॉक्टर इफ़त है इनमें से कोई इधर?
चलें कोई और बता दो, 2 मिनट्स के अंदर आप एक सुपरफिशियल का ओवरव्यू दे दें। चलें सर, थोड़ा सा फिर पेज ऊपर करें, मैं रिवाइज कर देता हूँ। लो सर। सर एपिस्टैक्सिस का मतलब है नोज ब्लीड, और नोज ब्लीड होता क्यों है वो हमने पढ़ना है पहले। प्लेक्सिस, कैसल बैक प्लेक्सिस और वुडरफ प्लेक्सिस। प्लेक्सिस का मतलब होता है सम ऑफ 2 और मोर ब्लड वेसल्स। और ये जो अगर पोस्टीरियर सेगमेंट में होगा तो ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होगी, ये आपने बताया कि यूवर्ड का एमसीक्यूज है। और एक आर्टरी याद रखनी है, स्फिनोपैलेटाइन आर्टरी, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टरी है। और एक काजिज में ट्रॉमा हो सकता है, एलर्जिक रेनाइटिस हो सकता है, फीमेल में मोस्टली काज एलर्जिक रेनाइटिस होगी, और मेल में होगा नेजल एंजियोफाइब्रोमा। कैजलबैक प्लेसिस में 4 आर्टरीज याद रखनी है, एंटीरियर पोस्टीरियर एथमोइडल आर्टरी, ग्रेटर पैलाटाइन आर्टरी और स्फिनोपैलेटाइन आर्टरी। तो बाकी वुड रफ प्लेक्सिस में 2 आर्टरीज हैं, स्फिनोपैलेटाइन और असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी। वेरी गुड हो गया जी डॉक्टर सर, आप समझ आइए आपको। जी सर। जी सर, ये मैंने पूछना था, ये जो वुड रूट प्लेक्सिस, इसमें भी ये स्फिनोपैलेटाइन है, तो ये इधर आके मर्ज हो रही है जहाँ पे कैसल बैक प्लेक्सिस है, तो ये उधर कैसे मर्ज होगी? उसकी क्या एक और रूट निकली है? यार मर्ज नहीं हो रही, मैंने प्लेक्सिस बनाया हुआ ना, मैंने कहा था कि अगर 2 आर्टरीज हैं, वो स्फिनोपैलेटाइन दोनों प्लेक्सिस का पार्ट है। ठीक है, जैसे आपके पास सैक्रल प्लेक्सिस है या हमारे पास लुम्बो सैक्रल प्लेक्सिस है, तो उसके अंदर जो काफी सारी रूट वैल्स होती हैं वो सेम होती हैं। तो इसी तरह यहाँ पर प्लेक्सिस है भाई, वो उसका भी पार्ट है, वो पीछे वाली का भी पार्ट है, वो इतनी बड़ी आर्टरी है हमारे पास, तो इसमें कोई मसला नहीं है यहाँ सर पर। दूसरे प्लेक्सिस का क्या रोल है एपिस्टैक्सिस में? मैडम रोल इसका ब्लीडिंग वाला ही है। नहीं तो वो कहाँ पर लोकेट करते हैं? कौन से वाला? वुडरफ प्लेक्सिस। मैडम वुडरफ प्लेक्सिस ना, अगर आपको बताऊं ना, इसकी पिक्चर भी थी एक मेरे पास। ये वुडरफ प्लेक्सिस ना, यहाँ पर एक तो स्फिनोपैलेटाइन आर्टरी आ गई ना, इधर करके जो इसकी दूसरी फ्रेंजल आर्टरी होती है ना, वो यहाँ पर होती है। तो अगर दूसरी एक और मजे की बात बताऊं, तो जो पोस्टीरियर हम बात कर रहे थे ना कि पोस्टीरियर एरिया के अंदर हमारे पास हेमरेज हो, उसके अंदर ये वुड रफ प्लेक्सिस ज्यादा इन्वॉल्व होता है, क्योंकि इसकी फ्रेंजल आर्टरी भी पीछे है, और जो इसकी स्पिनोपैलेटाइन आर्टरी है वो भी बैक साइड की तरफ होती है। तो वुड रफ प्लेक्सिस पोस्टीरियर सेगमेंट के अंदर होता है, और वहां पर पोस्टीरियर सेगमेंट के अंदर हेमरेज का रिस्क भी ज्यादातर होता है, इसलिए हम कहते हैं वुड रफ प्लेक्सिस ज्यादा डेंजरस है। क्लियर है? चलें जी डॉक्टर साहब, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हमारे पास हेड एंड नेक कैंसर। सिंपल सी बात है, जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है इंशाल्लाह उसके अंदर कुछ मैं आपको फोटोज दिखाऊंगा, और एक दो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं उसको हम डिस्कस करेंगे, बाकी ईएनटी का पार्ट है वहां पर हम इसको और ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। तो बच्चों यहाँ पर हम देखते हैं कि हेड एंड नेक के अंदर मोस्ट कॉमन कार्सिनोमा कौन सा है और उसके रिस्क फैक्टर। इंपॉर्टेंट चीज है इसके रिस्क फैक्टर मैंने आपको बताने। बच्चों हेड और नेक कैंसर के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट कार्सिनोमा है वो है स्क्यूमस सेल कार्सिनोमा। कौन सा कार्सिनोमा? स्क्यूमस सेल कार्सिनोमा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ठीक है। जो स्क्यूमस सेल्स होते हैं ना, उनके अंदर ज्यादातर कार्सिनोमा का रिस्क इंक्रीज होता है, जो आपके नेक में भी प्रेजेंट है, और जो आपके हेड वाले एरियाज के अंदर भी ये स्क्यूमस सेल प्रेजेंट होते हैं, इनके अंदर कार्सिनोमा का, तो उसको हम स्क्यूमस सेल कार्सिनोमा कहते हैं। आगे आते हैं कि सर अगर मेरे नेक के अंदर कैंसर हो रहा है, मेरे लेरिंक्स में कैंसर बन रहा है, फेरिंक्स के अंदर कैंसर बना, क्योंकि ये सारे एरिया आपकी नेक के अंदर ही प्रेजेंट है ना, तो अगर मेरे फेरिंक्स में कैंसर है, लेरिंक्स में कैंसर हो रहा है, उसके रिस्क फैक्टर ज्यादातर क्या है, जहाँ थ्रोट कैंसर के रिस्क ज्यादा क्या है? तो इसमें बच्चों रिस्क फैक्टर में सबसे पहले आता है आपका टबाकू। ठीक है जी, हाँ जी कराची वालों, ये तंबाकू की वजह से हेड और नेक मोस्टली नेक का कैंसर ज्यादातर होता है। ठीक है, दूसरे नंबर अल्कोहल, एंड तीसरे नंबर पर हमारे पास ह्यूमन पेपिलोमा वायरस टाइप 16। इसकी टाइप हमारे पास डिफरेंट होती है, इसकी टाइप 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, ये डिफरेंट एचपी वायरस की ना डिफरेंट टाइप्स होती हैं। जो इसकी टाइप नंबर 16 है ना, ये यूवर्ड का एमसीक्यूज भी है, टाइप नंबर 16 आपके नेक का कैंसर करवाती है, और जो इसकी टाइप आई थिंक 11 या 12 या 9 या 8 है, उनमें से कोई है, वो आपके जेनिटेलिया में कैंसर काज करती है। ठीक है, जो अनप्रोटेक्टेड सेक्स की वजह से ये जो फैलता है। तो हमारे पास तंबाकू, अल्कोहल, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस टाइप 16, और इसके अलावा हमारे पास एप्स्टेन बार वायरस। लिख लो यार अगर आपने लिखना है यहाँ पर, एप्स्टेन बार वायरस।
तो ये रिस्क फैक्टर ना बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं, जो आपकी नेक के अंदर कैंसर काज कर सकते हैं और आपके हेड वाले एरियाज के अंदर कैंसर काज सकते हैं। स्पेसिफिकली मैं आपको कह रहा हूँ नेक के अंदर, ठीक है। उसमें फिर कह रहा हूँ तंबाकू, अल्कोहल, HPV टाइप 16, नेवर फॉरगेट अबाउट द टाइप 16। ये डॉक्टर सदका आपके लिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, जो टाइप 16 है ना, इवन दो आपके FMG एग्जाम के अंदर भी इसका एक MCQs है। मैं आई थिंक एक दफा डिस्कस कर रहा था, दोस्त था मेरा अमन, इंडियन है, तो वो मतलब कि वहां पर मैंने ये MCQs देखा था। तो टाइप 16 याद रखिएगा, ये आपके पास नेक के अंदर कैंसर करती है। और जो एब्स्टेन बार वायरस है, ये हमारे पास ये भी नेक वाले एरिया के अंदर कैंसर करता है। लेकिन आपने एक चीज को इग्नोर नहीं करना, जो मैंने आपको करने की कोशिश की है। एक है नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा और एक होता है ओरोफेरेंजियल कार्सिनोमा। एक नेजल कैविटी में होता है, एक ओरल कैविटी के अंदर होता है। काइंडली इधर देखिएगा। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो टाइप 16 है, ये हमारे पास काज करती है ओरोफेरेंजियल कार्सिनोमा। कौन सा? ओरोफेरेंजियल कार्सिनोमा। क्योंकि हमारा जो फेरेंक्स होता है ना, ये फेरेंक्स के 3 पार्ट्स होते हैं, ओरोफेरेंक्स, नेजोफेरेंक्स, लेरेंजियोफेरेंक्स, ठीक है। तो जो आपका ओरल कैविटी के पास वाला फेरेंक्स का एरिया होता है ना, अगर वहां पर कैंसर हो ना, तो वो ज्यादातर HPV टाइप 16 की वजह से होता है। और अगर हमारे पास नेजोफेरेंक्स, आपके नेजल कैविटी के अंदर जो फेरेंक्स का पार्ट है ना, फेरेंक्स के 3 पार्ट्स होते हैं, तो वो हमारे पास होता है एप्स्टीन बार वायरस के अंदर। एप्स्टीन बार वायरस कहाँ पर इन्फेक्शन काज करता है? नेजोफेरेंक्स के अंदर। मैं इसलिए कह रहा था कि इनको ना ENT के अंदर ये चीज इंक्लूड करनी चाहिए थी, क्योंकि आपको बेसिक एनाटॉमी का ही भी पता, तो यहाँ पर ज्यादातर डिटेल के अंदर डिस्कस करना प्रॉब्लम हो सकती है। अब आगे आते हैं कि इनके अंदर ना जो सबसे मेन प्रॉब्लम है वो है फील्ड कैंसराइजेशन। फील्ड कैंसराइजेशन का क्या मतलब होता है? कार्सिनोजिन डैमेज वाइड म्यूकोजल एरिया, मल्टीपल ट्यूमर्स डेवलप इंडिपेंडेंटली आफ्टर द एक्सपोजर। बच्चों, फील्ड कैंसराइजेशन है, ये वैसे भी ऑन्कोलॉजी की बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। फील्ड कैंसराइजेशन का मतलब है कि जब एक दफा आपको किसी एरिया में कैंसर हो गया ना, तो उस एरिया के अंदर अगर आप लेट देखो, आपको ना एक दफा तंबाकू की वजह से नेजल स्क्यूमस सेल कार्सिनोम हो गया आपकी नेक के अंदर। आपने तंबाकू भी छोड़ दिया, आपने उस कैंसर को भी ठीक कर लिया, हमने रिमूव कर दिया, बट दोबारा उस एरिया के अंदर कैंसर का रिस्क ज्यादा होता है। और वो ज्यादा किस वजह से होता है? उसी कंडीशन को हम ये फील्ड कैंसराइजेशन कहते हैं, कि अगर एक दफा ट्यूमर बन गया भाई, जेनेटिक म्यूटेशन आ गई है, चाहे रिमूव कर दिया है, चाहे एक्सपोजर खत्म है, बट उस एरिया के अंदर दोबारा कैंसर होने का रिस्क क्या होता है? ज्यादा होता है। चाहे वो आपका ब्रेस्ट कैंसर है, चाहे वो आपका नेक कैंसर है, प्रोस्टेट कैंसर है, पेंक्रियाटिक कैंसर है, रीनल कैंसर है, लंग्स कैंसर है, स्किन कैंसर है, ब्रेन कैंसर है, आई कैंसर है, लेरेंस कैंसर है, वट हैवर द टाइप ऑफ द कैंसर, इफ वन टाइम ट्यूमर हैज बिकम एट दैट स्पेसिफिक लोकाई, तो दोबारा भी वहां पर कैंसर हो सकता है, ठीक है। इस चीज को हम फील्ड कैंसराइजेशन कहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ऑन्कोलॉजी के अंदर यही होती है। शायद आप लोगों ने अक्सर सुना हो कि यार इसकी जो फील्ड कैंसराइजेशन है ना, उसका रिस्क ज्यादा है। इसका मतलब इसमें दोबारा ट्यूमर बनने का रिस्क ज्यादा है। इसकी फील्ड कैंसराइजेशन कम है, मतलब कि ये ज्यादा प्रोटेक्टिव कैंसर है, ज्यादा डेंजरस नहीं, ठीक है बच्चों, ये चीज याद रखिएगा। आगे आते हैं जी नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा, कि अगर आपकी नेजोफेरेंस के अंदर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा। जहां पर तो मैंने ये पेपिलोमा बनाया हुआ है, ऊपर था ना, कहाँ पर मैंने आपको, हाँ देखो, आपका नेजोफेरेंजियल ये एरिया है, ये है आपका नेजोफेरेंजियल एरिया। अगर यहाँ पर ट्यूमर बनेगा ना, काइंडली देखिएगा, अगर यहाँ पर ट्यूमर बनेगा, तो ये जो पीछे आपके पास एक डक्ट आ रही है, क्या नाम था इस डक्ट का? यूस्टीशियन डक्ट। क्या कहा जाता है इसको? यूस्टीशियन डक्ट। आपको ये जो पीछे से आ रही है, जो आपकी नेजल कैविटी के अंदर आके ड्रेन करती है, अगर आपके पास यहाँ पर ट्यूमर बन जाए, नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा बन जाए, तो आपकी ये जो यूस्टीशियन ट्यूब है ना, ये ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है। हाँ जी, बगैर देखे मुझे कौन बता सकता है कि आपकी यूस्टीशियन ट्यूब का फंक्शन क्या होता है? एनीवन? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ यूस्टीशियन हेयरिंग ट्यूब? करवाना। क्या करवाना? नेजल कैविटी को ईयर के साथ कनेक्ट करती है। हेयरिंग। तो मैडम हेयरिंग हमने कनेक्ट, आई थिंक हमने हेयर के रिलेटेड है नहीं कुछ। नहीं, हमने इसको ईयर से बैलेंस रिलेटेड तो में है, इसका मकसद क्या है? जी डॉक्टर साहब। सर बैलेंस में हेल्प आउट करती है। बैलेंस में करती है, किसी हद तक करती है, ठीक है जी, आपकी एक बात मान लेते, बट दैट इज नॉट द एग्जैक्ट आंसर। सर प्रेशर इक्विलिब्राइज करती है, प्रेशर हाँ ना, वो इक्विलिब्रियम। बैलेंस के अंदर आ गया, वो बैलेंस के अंदर आ गया। इसके अलावा इसका एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन, वो तो हम वर्टिको पढ़ेंगे तो वहां पर इसको रिलेट कर लेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर हम इसको, नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा का मकसद क्या है कि वो यूस्टीशियन के ट्यूब को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है,
उसके पीछे क्या रीजन हो सकता है, उसकी वजह से इफेक्ट क्या आ सकता है। देखो बच्चों, आपके जो ईयर के अंदर ईयर डेब्रस बनता है, सर प्रो वेस्ट प्रोडक्ट आपके ईयर में बनते हैं, वो आपकी नेजल केविटी में आकर ड्रेन होते हैं, पता है आपको इस चीज का। फिर नेजल कैविटी से हम बाहर उसको म्यूकस की फॉर्म में निकालते हैं, या स्पूटम की फॉर्म में निकालते हैं। तो आपके ईयर से डेब्रस जो अंदर इंटरनल ईयर वाला होता है वो यूस्टीशियन ट्यूब में होता है। यूस्टीशियन ट्यूब नेजल कैविटी में ड्रेन करती है वो सारा जो डेब्रस होता है, वो एक्स्ट्रा मटेरियल या वैक्स होती है, फिर उसको हम स्पूटम या म्यूकस की फॉर्म में ना अपनी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। ये इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ठीक है। वैसे बैलेंस के अंदर भी ये इंवॉल्व होती है। तो देखिएगा काइंडली, अगर नेजोफ्रेंजियल कार्सिनोमा बन जाए ना प्रेजेंट विद यूनिलेटरल नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, तो एक तो ये नेजल ऑब्स्ट्रक्शन तो करवाएगा। देखो ना यहाँ पर नेजल ऑब्स्ट्रक्शन तो मेरे पास होगी यहाँ इस एरिया में। दूसरे नंबर नेजोफ्रेंजियल कार्सिनोमा की वजह से क्या है, डिस्चार्ज, ठीक है जी, डिस्चार्ज भी होगा, हमारे नाक से कंटिन्यूसली फ्लूइड निकलता रहेगा, कैंसर की वजह से ज्यादा सेल्स बने। एपिस्टेक्सिस, कैंसर बना है तो एपिस्टेक्सिस भी हो सकती है, ठीक है। एपिस्टेक्सिस वैसे क्यों हो सकती है, जब आपकी बॉडी के अंदर कैंसर बनता है तो उसकी वजह से ज्यादा ब्लीडिंग क्यों होती है, मैंने कल बताया था। एनी सेल्स ब्रिलियंट की स्टूडेंट? डिस्ट्रक्शन की वजह वेजोडाइलेशन से। की वजह से। यार सर वेसोडाइलेशन एंजियोजेनेसिस वैसे होती सर सेल्स की डिस्ट्रक्शन होती है तो सेल बस्ट है जी, मैडम एंजियोजेनेसिस। एंजियोजेनेसिस होती है, कैंसर बनता है, सेल बढ़ते हैं, उनकी न्यूट्रिएंट्स की डिमांड बढ़ती है, वहां से प्लेटलेट ड्राइव ग्रोथ फैक्टर रिलीज होते हैं, वो क्या करते हैं, वो ज्यादा ब्लड वेसल्स को बनाते हैं। जो भी ट्यूमर होता है उसके अंदर ज्यादा ब्लड वेसल्स बनती हैं, एंजियोजेनेसिस ज्यादा होती है। तो जब ज्यादा ब्लड वेसल्स बनती हैं तो उनमें से कुछ डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, उनका हेमरेज हो जाता है। इसी वजह से मैंने कहा था लंग कार्सिनोमा है तो आपको हिमोपोटाइसिस हो रही है, अगर आपके पास नेजल कैविटी में ट्यूमर है तो एपिस्टेक्सिस हो रही है। यार कोलोन कैंसर वालों के स्टूल के अंदर भी ब्लड आता है, जो रीनल सेल कार्सिनोमा उनके यूरिन के अंदर भी ब्लड आता है। तो एवरीवन द रीजन इज द सेम, दैट इज एंजियोजेनेसिस। नेवर फॉरगेट अबाउट दिस ब्यूटीफुल कांसेप्ट, ठीक है। तो नेजोफ्रेंजियल कार्सिनोमा की वजह से यूनिलेटरल नेजल ऑब्स्ट्रक्शन है, डिस्चार्ज, एपिस्टेक्सिस, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि यूस्टीशियन ट्यूब को ये ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है। तो अगर हमारी यूस्टीशियन ट्यूब ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगी बच्चों, तो उसकी वजह से क्या होगा, ओटाइटिस मीडिया, उसके बाद हमारे पास क्या हो सकती है, हेयरिंग लॉस हो सकती है, ठीक है। अब हेयरिंग लॉस तो ये वो उसके साथ मतलब कि बैलेंस की वजह से, एक तो उसका बैलेंस डिसबैलेंस हो जाएगा, ठीक है, बंदा गिरता रहेगा जगह जगह पर। दूसरे नंबर जो उसकी क्रेनियल नर्व नंबर 8 है वो कंप्रेस होगी, उसकी वजह से हेयरिंग लॉस होगी। तीसरा और चौथा जो सेकंड जो इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों वो है ओटाइटिस मीडिया। ओटाइटिस मीडिया हम कहते हैं इन्फेक्शन ऑफ द मिडल ईयर, इन्फेक्शन ऑफ मिडल ईयर। तो ये मिडल ईयर का इन्फेक्शन क्यों हो रहा है जी डॉट साहिबा, यहाँ पर अभी इन्फेक्शन क्यों हो रहा है? Sir, because of tumor. Because of the tumor. And how it? Sir, waste product तो जब infection हो गया। बिल्कुल, ये सर जो वेस्ट प्रोडक्ट था उसको मेरी यूस्टीशियन ट्यूब ने ड्रेन करना था, ड्रेन करके नेजल कैविटी में लाना था, मैंने यूस्टीशियन ट्यूब को ड्रॉप कर दिया है, और सॉरी ब्लॉक कर दिया है। अब जो आपके मिडल ईयर से ड्रेनेज करना था मैंने, अब वो ड्रेनेज नहीं होगा। आपकी मिडल ईयर के अंदर क्या होगा, वही डेब्रिस इकट्ठा होगा, वही वैक्स इकट्ठी होगी, और वहां पर जो बैक्टीरिया वो क्या करेगा, मजा करेगा, अपनी कॉलोनी बनाएगा, खाने पीने के लिए उसके पास बहुत कुछ होगा। तो इसकी वजह से हमारे पास ओटाइटिस मीडिया होता है। इसका बड़ा इंपॉर्टेंट सिनेरियो बनाया जाता है। पेशेंट आता है, 40-50 साल एज होती है, एपिस्टेक्सिस होती है, अनीमिया होता है, बार बार इन्फेक्शन हो रहा होता है, पूछते हैं कि हाँ भाई उसका रीजन क्या है। उसका रीजन होता है भाई उसका हमने इसका अल्ट्रासाउंड सीटी स्कैन करवाना होता है नेजल कैविटी का, और रीजन उसका नेजोफ्रेंजियल कार्सिनोमा होता है, ठीक है। अब आगे बच्चों आते हैं लेरेंजियल पैपिलोमाटोसिस। लेरेंजियल पैपिलोमाटोसिस का मतलब ये है कि जब आपके पास ये जो लेरेंक्स है ना, दैट इज द विंड पाइप, विंड पाइप कह रहा हूँ, लेरेंस क्या आपका वॉइस बॉक्स होता है। तो सबसे पहले तो जो चीज यहाँ पर मैं ड्रा कर रहा हूँ, दीज आर द वोकल कॉर्ड्स, ये जो आपको राउंड नजर आ रहा है ये वोकल कॉर्ड्स हैं। ये दरमियान में आपके पास ट्रेकिया स्टार्ट होने वाली होती है। ये हमारे पास जो छोटे छोटे ट्रू फ्लैप्स के साथ ये जो स्मॉल और फ्लैप्स होते हैं इनको हम फाल्स फोकल फोल्ड्स कहते हैं। ये एंटीरियर कमीशर है, ये पोस्टीरियर कमीशर है। ये थोड़ा सा आपको लेरेंस का स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए, ठीक है बच्चों। जो आपके पास ट्रू, किसका माइक ऑन है, हमारे पास जो वोकल फोल्ड है ना,
देखिए ये फोकल फोल्ड, ये जो आपके पास सबसे बड़ा पार्ट होता है आपके इस लेरेंक्स का, इस वोकल फोल्ड के ऊपर क्या बनता है, ट्यूमर। यहाँ पर देख लो ये बना हुआ ट्यूमर। जब आपके लेरेंक्स के अंदर इस तरह का ट्यूमर बनता है, और वो ट्यूमर ज्यादातर किसकी वजह से बनता है, वो HPV वायरस की वजह से बनता है, तो इसको फिर हम कहते हैं पेपिलोमाटोसिस। ठीक है, पेपिलोमा जब भी बनता है बच्चों, ये शाइनी टाइप ट्यूमर होता है। ये देखो अगर आप नोटिस करो ना, तो यहाँ पर भी आपको ये शाइनी लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। तो पेपिलोमा चाहे वो आपके जेनिटेलिया में बने, आपके हैंड्स के ऊपर बने, आपके लेरेंक्स के ऊपर बने, ये शाइनिंग होता है, ये इस तरह का आपको नजर आता है हमेशा। ठीक है, तो इसकी ये इससे मिलता जुलता है एमसीक्यू भी मुझे यूएसएमएल एग्जाम के अंदर आया हुआ है। तो देखो छोटी छोटी चीजें कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेरेंजियल पेपिलोमाटोसिस का मतलब है लेरेंक्स के ऊपर पेपिलोमा बना है, और वो पेपिलोमा किसकी वजह से बना है बच्चों, रिकरेंट रिस्पिरेटरी पेपिलोमा, वही बात करिए। बेनाइन लेरेंजियल ट्यूमर, वही बात है। अफेक्टेड एरियाज ऑफ द स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियम सच एज द ट्रू वोकल कॉर्ड्स। जो आप देखो ना, दो टाइप से फोकल कॉर्ड्स होते हैं, एक होता है फॉल्स, एक होता है ट्रू। जो नंबर 2 है ये ट्रू है। तो जो आपका ट्रू वोकल कॉर्ड्स हैं, जो लेरेंक्स का पार्ट है, जब उनके ऊपर ट्यूमर बनता है, और उनकी देखो एपिथेलियम कौन सी है, ये एपिथेलियम इनकी है स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस। कौन सी एपिथेलियम है, आपके लेरेंक्स के ट्रू वोकल कॉर्ड्स की कौन सी एपिथेलियम है, स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियम, जिसके ऊपर ये पेपिलोमा बना हुआ है। ज्यादातर बच्चों चिल्ड्रंस के अंदर आपको नजर आता है, और चिल्ड्रंस के अंदर आने का इसका रीजन क्या होता है, HPV वायरस। और जो वो HPV वायरस कहाँ से आता है, मदर से, फ्रॉम मदर टू द बेबी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस उनके अंदर इन्फेक्शन काज करता है। ठीक है, इसके अलावा बच्चों इसकी टाइप याद रखनी है आपने, टाइप 6 एंड द टाइप 11। ठीक है, स्पेशली इन चिल्ड्रंस, मतलब बच्चों के अंदर ये टाइप 6 और 11 की वजह से हो रहा है। ठीक है, सिम्टम्स कैन गाइड लोकेशन ऑफ द पैथोलॉजी, वही है, सिम्टम्स के ऊपर डिपेंड करेगा उसकी लोकेशन कहाँ पर। अगर वो ट्रू वोकल कॉर्ड्स के ऊपर है, तो हमारे पास पेशेंट के अंदर सिम्टम्स आएंगे, उसकी सांस लेने में मसला आएगा, होर्सनेस ऑफ द वॉइस हो जाएगी, इस तरह के सिम्टम है। क्योंकि लेरेंस का क्या काम है सर, वॉइस बॉक्स है ये हमारा, पेशेंट के अंदर जो उसकी वॉइस है ना, उसमें प्रॉब्लम आ गई लेरेंजियल पेपिलोमाटोसिस की वजह से। अगर बच्चा है, उसकी वॉइस चेंज हो रही है, बार बार इन्फेक्शन हो रहा है उस पेशेंट के अंदर, तो आपने उसका HPV टेस्ट जरूर करना होता है। ठीक है, क्योंकि HPV की वजह से उसके अंदर पेपिलोमाटोसिस हो सकती है। सुप्राग्लोटिक डिस्फेजिया, इंफ्राग्लोटिक है तो हॉर्नेस है। ये जो एक और चीज है, हमारे पास होते हैं दो फ्लैप्स, एक होता है सुप्राग्लोटस, एक होता है हमारे पास इंफ्राग्लोटस। मैं आपको स्ट्रक्चर आगे जाके दिखा दूंगा, ग्लोटस सुपीरियर सुप्राग्लोटस कौन सा होता है, इंफ्राग्लोटस कौन सा होता है। जो ग्लोटस के ऊपर हमारे पास है इस तरह डोर लाइक स्ट्रक्चर या फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम सुप्राग्लोटस कहते हैं। तो अगर ये सुप्राग्लोटस के ऊपर बच्चों बनेगा, तो हम पेशेंट को डिस्फेजिया भी साथ होता है, और अगर इंफ्रा पे होगा तो हमें हॉर्सनेस होगी। ठीक है, तो ये कुछ टिपिकल पॉइंट। देखो जो कैंसर्स होते हैं, मैं आपको हमेशा कैंसर्स के बारे में एक अप्रोच होती है कि कैंसर के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है हमने वो याद करनी होती है। स्ट्रेटिफाइड है, स्क्यूमस है, किन के अंदर कॉमन है, किन एरियाज के अंदर कॉमन है। क्योंकि अगर ट्यूमर्स की बच्चों आपको पूरी इन्फॉर्मेशन, पूरी पैथोफिजियोलॉजी पता चल जाए, तो हम ट्यूमर्स को ट्रीट कर सकते हैं। तो इसलिए हमें जो कुछ पॉइंट्स मिलते हैं, हमें ट्यूमर्स के वही याद करने होते हैं। तो अगर ये मेरे पास लेरेंजियल पेपिलोमाटोसिस है, तो हमने क्या याद रखने हैं सर, बच्चों के अंदर ज्यादातर होता है, ट्रू वोकल कॉर्ड्स को ज्यादातर इन्वॉल्व करता है, हमारे पास HPV वायरस की वजह से होता है, फिर हमने HPV वायरस का टेस्ट करना होता है। अगर उसको डिस्फेजिया साथ हो रहा है, सुप्राग्लोटस में इन्फेक्शन होगा, अगर उसको साथ हॉर्सनेस हो रही है, तो इंफ्राग्लोटस के अंदर ये इन्फेक्शन होगा। ठीक है, तो ये ENT का टॉपिक था जो इन्होंने यहाँ पर घुसेड़ा हुआ है, बट हमने काफी हद तक इसको यहाँ पर डिस्कस कर लिया। ठीक है बच्चों, तो एक था हमारा हेड एंड नेक कैंसर हमने आज कर लिया है, उसके बाद एपिस्टेक्सिस को डन कर लिया है, उसके बाद हमने डन कर लिया किसको, आपके रीनोसाइनोसाइटिस। सिर्फ हमने इनको डन नहीं किया, इंशाल्लाह आपको काफी ज्यादा नेजल कैविटी के स्ट्रक्चर्स, ट्यूमर्स, कैंसर्स, आपके पास पैथोलॉजी का आज आपको पता चला होगा। ठीक है बच्चों, सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे लेक्चर, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।